Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, we were discussing about techniques of scientific management and we have already discussed three techniques of scientific management. Today we will discuss about some more techniques. So the another technique of scientific management is called method study. यहाँ इस टेक्निक में आपको करनी है एक मेथड स्टडी। मीन्स कि किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग अ वर्क, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि अगर हम बेस्ट मेथड से काम करेंगे तो काम स्मूथली पूरा होगा और अच्छे ढंग से अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो यहाँ आप कर सकते हैं कुछ रिसर्च कि अपना ऑलरेडी रिसर्च वर्क से आप देखें कि क्या बेस्ट मेथड है। आप चार्ट्स बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस डिज़ाइन कर सकते हैं एक काम को करने की। इन सब तरीक़ों से आप एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मेथड स्टडी, बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट आपके पास होती है मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी में आप क्या करते हो, मोशंस मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हो। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके मोशंस को स्टडी करना। मोशन मतलब फिज़िकल एक्टिविटी वो कितनी कर रहे हैं एक काम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ब्रिक्स उठाने का काम करना है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ पर एक मज़दूर ब्रिक्स उठा रहा है। तो अब आपको देखना है कि वो कितनी फिज़िकल एक्टिविटी करता है, कितनी बार जो है वो मूव करता है अपने हैंड्स लेग्स को उस काम को करने के लिए। तो जो भी अननेसेसरी वो कर रहा है एक्टिविटीज़, उन्हें आपको रिमूव करवाना है उस वर्कर से। तो इसके लिए हम करते हैं कैमरास का यूज़, ताकि हम उन पर नज़र रख सकें और फिर उन्हें बता सकें कि ये आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये अननेसेसरी हैं, कि ये हैंड मूव करना या इस तरह से बॉडी को मूव करना इज़ नॉट नीडेड। तो यहाँ एक रिसर्च जब की गई पहले तो देखा गया कि एक मज़दूर ब्रिक्स को उठाने के लिए 18 बार वो एक्टिविटी कर रहा था, फिज़िकल एक्टिविटी, तो जिसमें बहुत सारी अननेसेसरी थी। तो उन्हें जो है वो रिड्यूस किया गया 5 तक, और इवन इससे भी कम किया जा सकता है और इफ़ेक्टिव अगर आप काम को करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फटीग स्टडी। तो यहाँ आप देखते हो कि आपके जो वर्कर्स हैं उन्हें लेज़र टाइम मतलब जितना रेस्ट करने का टाइम है वो कितना टाइम उन्हें चाहिए। क्योंकि जो रेस्ट आवर्स होते हैं या जो रेस्ट का जो एक छोटा सा गैप हम उन्हें देते हैं, उससे आपके वर्कर्स रिफ्रेश्ड फील करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 आवर स्टडी के बाद हम 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें, उसके बाद आप अगला अपना सेशन स्टार्ट करें, रिफ्रेश हो जाता है माइंड। पावर नैप कह देते हैं हम कि 10 to 15 मिनट्स की पावर नैप की एक छोटा सा ब्रेक। तो यहाँ वर्कर्स के लिए वो ज़रूरी है। तो उस स्टडी को कहा जाता है फटीग स्टडी, कि कितना उन्हें टाइम देना है, कितना फ्रीक्वेंटली देना है, कितने कितने टाइम के बाद उन्हें जो है वो एक ब्रेक की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें जहाँ हम देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड फटीग स्टडी। अब जो नेक्स्ट आपके पास टेक्निक है दैट इज़ रिलेटेड टू द वेजेस पेड टू वर्कर्स। उससे रिलेटेड एक टेक्निक बताई टेलर ने, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल वेज सिस्टम, या आप इसे कह सकते हैं डिफरेंशियल पीस रेट भी कह सकते हो। तो डिफरेंशियल का मतलब अलग अलग, वेज का मतलब जो भी आप मजदूरी पे करते हो, सिस्टम मीन्स एक अलग सिस्टम अपनाना। तो यहाँ आप एक ऐसा तरह का सिस्टम अपनाते हो जिससे आपके वर्कर्स को जो आप वेजेस पे करोगे
वो टाइम के बेस पे नहीं पे करोगे कि उन्होंने कितना टाइम अपनी जॉब में वो दे रहे हैं, नहीं, आप उन्हें वेजेस पे करोगे अमाउंट ऑफ वर्क, कि जितना वो काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो टाइम तो सारे वर्कर इक्वली बैठने वाले हैं। आपकी फैक्ट्री में अगर 8 घंटे वर्किंग आवर्स हैं तो सभी रहेंगे 8 घंटे, बट काम कितना करेगा एक वर्कर उस टाइम में, दैट मैटर्स। तो टेलर ने बोला कि अपने एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए आप ये डिफरेंशियल वेज सिस्टम लगाइए। तो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं 2 तरह की वेज रेट, एक हाई वेज रेट और दूसरी होती है आपकी लो वेज रेट। तो ये 2 तरह की वेज रेट क्यों डिसाइड करते हैं हम, ताकि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड फील करें कि हमें हाई वेज रेट पर ही रिसीव करना है। कैसे रिसीव होगा, आप एक टारगेट सेट करते हो, सपोज़ आपने कहा एक दिन में 20 यूनिट्स बन जाने चाहिए। अब जो वर्कर इस टारगेट को अचीव कर लेगा उसे तो पेमेंट मिलेगी हाई वेज रेट के अकॉर्डिंग, सपोज़ 5 रुपीज़ पर पीस है या पर यूनिट, और यहाँ लो वेज रेट है 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो जो पर्सन इस टारगेट को अचीव करेगा उसे तो आप पे करोगे हाई वेज रेट से, जो अचीव नहीं करेगा इस टारगेट को उसे हम पे करेंगे लो रेट से। तो इससे जो है वो वर्कर को ये लगेगा ना कि अगर मैं टारगेट अचीव करूँगा तो ही है अच्छी बात, अदरवाइज मेरा जो होने वाला है वो है लॉस। सपोज़ मिस्टर ए ने 20 यूनिट्स का टारगेट अचीव किया, उन्हें मिले 100 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ दूसरा वर्कर है आपका मिस्टर बी, उसने जो है वो टारगेट अचीव नहीं किया, तो उसने यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए दीज आर 18 यूनिट्स, तो अब उसको जो पेमेंट की जाएगी वो की जाएगी 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ इस टारगेट को अचीव करने में। तो यहाँ जो उसे पेमेंट मिलेगी दैट विल बी 72 रुपीज़। अब यूनिट्स देखा जाए तो सिर्फ 2 ही कम बनाए, लेकिन मनी का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 28 रुपीज़ का, ठीक है। जबकि एक यूनिट की जो हाई से हाई जो आपकी पेमेंट थी वो भी 5 ही रुपीज़ थी, फिर भी फ़र्क आ गया 28 रुपीज़ का। क्यों आ गया, क्योंकि लो रेट से पेमेंट हो रही है उसको। तो इसीलिए हर वर्कर चाहता है कि मैं इस टारगेट को बीट कर जाऊं, ओके, ताकि मुझे जो पेमेंट है वो लो रेट पे ना की जाए। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक है वो है मेंटल रेवोल्यूशन। अब ये टेक्निक कहती है कि एक कंप्लीट माइंड के लेवल पर चेंज ले आइए आप, किस किस के बीच, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच या उनका जो भी बॉस है उसके बीच, इनके दोनों के बीच आपस में एक कंप्लीट चेंज आ जाए माइंड के लेवल पर। आपस में एक दूसरे के साथ इनका बिहेवियर, एटीट्यूड सब इन अ पॉजिटिव वे आपको जो है वो कन्वर्ट करना है, ऐसा रेवोल्यूशन लाना है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेशन से, हार्मनी से काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल पाएगा। तो आपको कंपटीशन से कॉपरेशन की तरफ रेवोल्यूशन को लाना है। दोनों का ही फ़ायदा है, एम्प्लॉयज़ का भी और मैनेजमेंट का भी, ओके। सो यहाँ तक थी हमारी टेक्निक्स जो टेलर ने बताई। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो टेलर के प्रिंसिपल थे और जो फ्योल के प्रिंसिपल थे उनके बीच क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। आपने 2 तरह के प्रिंसिपल पढ़े, आपका जो इससे पिछला चैप्टर था उसमें हमने 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्योल पढ़े, यहाँ हमने पढ़े साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब इनके बीच क्या सिमिलैरिटी है वो हम देखते हैं। फर्स्ट तो ये क्या दे रहे हैं आपको, सॉल्यूशन दे रहे हैं जो भी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका। दोनों ही प्रिंसिपल ने चाहा कि मैनेजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट जो आपकी सिमिलैरिटी है वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो फोकस किया है। दोनों ही ये बता रहे हैं
कि प्रैक्टिकली अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल है, टेक्निक है। फ्योल ने बकायदा पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट भी बताए प्रिंसिपल्स के। तो ये प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा कंसीडर किया है प्रॉब्लम के। और दोनों ही ने स्ट्रेस किया कि गुड रिलेशन होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ और उनकी मैनेजमेंट के बीच। दोनों ने ये बात सजेस्ट की है। वहाँ भी हारमनी की बात हुई थी, टेलर वाले में भी और फ्योल वाले में भी। तो ये हैं इनकी सिमिलैरिटीज़। अब हम बात करें कि डिफरेंस क्या है दोनों प्रिंसिपल्स में। हम बात करें कि टेलर और फ्योल, तो दोनों के प्रिंसिपल्स के बीच क्या डिफरेंस हैं। फर्स्ट तो देखिए, जो टेलर का मेन फोकस था वो था कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, क्योंकि वो एक फैक्ट्री में वर्कर थे टेलर, तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए फैक्ट्री लेवल की। और फ्योल ने कहा कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो जो प्रॉब्लम फेस करती है उसके लिए उन्होंने वो प्रिंसिपल्स बताए। ओके, तो इनका पर्सपेक्टिव था फैक्ट्री लेवल, इनका था टॉप लेवल का। फ्योल ने आगे जो है आपके टेलर ने जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड को जो है वो फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ फंक्शनल फॉरमैनशिप का जब डायग्राम पढ़ा था तो वहाँ आपने देखा था कि जो वर्कर काम करता है उसके ऊपर दो डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन और प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दोनों ही डिपार्टमेंट्स में 4 एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। तो वो देखो इतने सारे अपने ऊपर बॉसेस के नीचे अकेला काम कर रहा है वर्कर, तो उसको तो कमांड देने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ टेलर के केस में यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो फॉलो नहीं होता है, ठीक है, नॉट फॉलोड यूनिटी ऑफ कमांड। और फ्योल ने तो स्ट्रिक्टली कहा है कि फॉलो करना है आपको यूनिटी ऑफ कमांड, तो यस इट फॉलोज यूनिटी ऑफ कमांड की। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था कि एक ही बॉस से आपको कमांड मिले, मल्टीपल बॉसेस आपको जो है वो कमांड्स ना दें। ओके, याद होगा ना, ये प्रिंसिपल पढ़ा है हमने। नेक्स्ट आपकी है कि एप्लीकेबिलिटी, तो टेलर के प्रिंसिपल सिर्फ अप्लाई होंगे फैक्ट्री लेवल पर, सिर्फ जो वो प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ। और फ्योल के प्रिंसिपल हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर जगह, चाहे वो मैनेजमेंट हो, बिजनेस एक्टिविटी हो या नॉन बिजनेस एरिया हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, वहाँ भी फ्योल के प्रिंसिपल्स आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है कि फॉर्मेट इन्हें जो है वो फॉर्म कैसे किया गया। तो जो टेलर के प्रिंसिपल्स थे उन्हें टेलर ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया, मींस उन्होंने देखा कि बाकी जो लेबरर्स हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, तो ये एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं ये प्रिंसिपल्स। और यहाँ फ्योल ने जो पर्सनल खुद फील किया, उन्होंने वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जो है वो प्रिंसिपल का नाम दिया। तो ये थे इनके पर्सनल एक्सपीरियंस और यहाँ किए गए टेलर ने एक्सपेरिमेंट। ओके, और जो टेलर के प्रिंसिपल्स की नेचर है वो क्या है, साइंटिफिक नेचर है। और फ्योल के प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्रोफेशनल नेचर के हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेशनल स्टडी करवाते हैं आपको मैनेजमेंट की, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्रोफेशनली कैसा बिहेवियर रखना है, कैसे कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। और टेलर ने सिर्फ साइंटिफिक एस्पेक्ट पर गौर किया है। ओके, तो ये हैं हमारे कुछ डिफरेंसेस जो टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स के बीच थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ द चैप्टर इज completed and second unit is also completed, so you have to practice some case studies and it is must mandatory to practice case studies, otherwise there is no use of studying only theoretical aspect. Okay, thank you so much.